नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और हम देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। इस हफ्ते बाजार में क्या एक्शन रहा, किन शेयरों में तेजी देखने को मिली और किन में रही गिरावट। पूरी अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, कैसा रहा है ये पूरा हफ्ता मार्केट्स के लिए? बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए 16,400 ये लेवल था जिसको इंटैक्ट रखना था और बाजार ने इस लेवल को इंटैक्ट भी रखा। क्लोजिंग भी निफ्टी में 16,400 के ऊपर ही होती हुई हमने देखी और आज सुबह ही हमने और हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस लेवल को एज मजबूत सपोर्ट आप मानकर चलें और इन्हीं लेवल्स के आसपास, इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द आज पूरे दिन बाजार जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखा। वैसे तो कमजोरी हावी होती रही, लेकिन पिछले आधे घंटे में हमने देखा बाजार ने एक बार अपने आप को संभालने की कोशिश भी की। निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। अब ऐसे में कौन से स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे? सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, आईटीसी जैसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी के साथ हरे निशान में ही ट्रेड्स नजर आ रहे थे। इनफैक्ट अगर आईटीसी देखें, आज दिन की शुरुआत से ही जहां बाजार में कमजोरी थी, लगातार एक कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक ने परफॉर्म किया और कन्विक्शन जो है क्लोजिंग के वक्त भी जारी रहा। अच्छी मजबूती के साथ ही यहां पर क्लोजिंग भी देखने को मिली। बिकवाली का दबाव कहां पर देखने को मिला? बजाज फाइनेंस, यूपीएल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स देखिए यहां पर लाल निशान के साथ गिरावट हावी होते हुए दिखी। वहीं टाटा मोटर्स में भी हमने लाल निशान के साथ बिकवाली ही देखी। ऐसे में मिड कैप में दोनों तरफ के एक्शंस देखने को मिले। जहां खरीदारी के स्टॉक्स थे बिकवाली, वहां पर देखने को भी मिल रही थी कुछ तमाम स्पेसेस, कुछ तमाम स्टॉक्स में थीम्स भी थे मिड कैप में जिस पर हमने नजर रखी और न्यूज बेस्ड एक्शन भी था। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम अदानी पावर, बॉम्बे बर्मा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स में देखने को मिले, जहां पर अच्छी तेजी के बीच आज दिन भर ट्रेड्स नजर आए। और बिकवाली जो है चोला इन्वेस्ट, वोल्टास, कोफोर्ज, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स में यहाँ पर सरप्राइजिंग एक्शन देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट शॉक्स देखने को मिल रहे थे इन तमाम स्टॉक्स में, क्योंकि रीजंस वोल्टास जैसे स्टॉक में गिरावट के कोई नहीं थे, लेकिन गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड्स नजर आए। सेक्टर्स की अगर बात करें, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली लूजिंग मोमेंटम देखने को मिला। और नैस्डैक जो कि आज सुबह हम कह रहे थे टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में बिकवाली का दबाव है, उसी का मिरर इंपैक्ट था जो कि भारतीय बाजार में भी आईटी स्पेस में देखने को मिला। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी आईटी स्पेस में देखने को मिली। इसके ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, मेटल, ऑटो, हर तरफ लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी स्पेस भी वहीं पर रहे जहां बिकवाली हावी होती रही। तो पूरे दिन आज शुरुआत जैसी थी कमजोरी भरी, वैसे ही डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, ग्लोबल मार्केट्स में जो सेंटिमेंट्स थे उसी का इंपैक्ट देखने को मिला। और क्लोजिंग के वक्त भी हमने लाल निशान के साथ क्लोज ट्रेड्स होते हुए देखे। लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिव रहा कि आज सुबह हमने कहा था 16,400 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का पर ध्यान रखिए और इसी के पार बाजार ने, निफ्टी ने क्लोजिंग अपनी दिखाई। चलिए, 16,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है निफ्टी के लिए। अभी तक वो मार्क रीच नहीं हुआ है। आगे बात करेंगे। अभी शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह बात करने के लिए। रवि सर, क्या लगता है 16,400 का जो मार्क है ये अब सपोर्ट रहेगा अगले हफ्ते में भी, या ये सोमवार आते टूट जाएगा? देखिए, जो अभी के हालात बनते जा रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि सपोर्ट एक बार टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं इस सपोर्ट का इंपॉर्टेंस बताता हूं कि अगर 16,400 के नीचे का क्लोजिंग मार्केट अगर दे देता है तो आपको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लगभग 15,750 का। इसलिए ये 16,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन, वोलेटिलिटी में लेवल्स नीचे देखेगा, लेकिन क्लोजिंग यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब तेजी की बात करें तो जब तक यहाँ पर क्लोजिंग 16,500 या 480 के ऊपर नहीं होगी तब तक यहाँ पर बाइंग साइन नहीं बनेंगे। हालांकि अगले हफ्ते देखा जाए तो यूएस के डेटा, जो टी बिल ऑप्शन के डेटा है, कंज्यूमर के डेटा है, रिटेल सेल्स के डेटा है, उनका इंटरनेशनल मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा और उसके बाद भारत का मार्केट जरूर यहाँ पर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आएगा। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्ट्रक्चर से समझते हैं तो 16,400 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। चलिए, अगले हफ्ते की अगर बात करें तो अगले हफ्ते निफ्टी की 7 कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। रवि सर, आपसे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से नतीजे हैं। विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं सारी जानकारी के साथ। अगले हफ्ते 8 निफ्टी कंपनीज हमने अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाली है। पहले स्टार्ट करेंगे वीक में 9 मई को है यूपीएल के अर्निंग्स और फॉलो करेंगे एशियन पेंट मेजर जो पेंट कंपनी है, सिप्ला है, फार्मा स्पेस में अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा एंड एल&टी जो अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे और एसबीआई भी है 13 मई को जो अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। उसके अलावा अदर देन निफ्टी कंपनीज की बात करें तो न्यूली लिस्टेड गो फैशंस जो है वो अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे। गोदरेज एग्रोवेट, एसआरएफ, पीवीआर,
कंसाई नैरोलैक, ये सब मेन कंपनीज है। पॉलीकैब ऑल्सो है, सेरा सैनिटरी वेयर, वोडाफोन आइडिया, शैले होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टोरेंट पावर और कल्याण ज्वेलर्स, इंडियन बैंक, यूको बैंक, शीला फोम, अवंती फीड्स, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब बड़े नेम्स हैं। और एस्कॉट्स भी है ऑटो स्पेस में जो अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। तो शॉली ये सब इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है नेक्स्ट वीक के लिए जो रेडार पे रखेंगे। रवि सर, अर्निंग्स के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? जो 8 अर्निंग्स की हम बात कर रहे हैं, बड़ी अलग अलग सेक्टर्स भी हैं। इसमें एशियन पेंट्स भी है, इसमें सिप्ला भी है, इसमें टाटा मोटर्स भी है, इसमें एल&टी भी है, इसमें आईटी भी है, टेक महिंद्रा भी है। कैसे देखते हैं आप अगले हफ्ते के अर्निंग सीजन को, इन सारे स्टॉक्स को? देखिए, यहाँ पर मार्केट के मोमेंटम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 8 दिग्गज कंपनियों का उत्कर्ष, यहाँ से 6 कंपनियों के रिजल्ट तो यहाँ पर ग्रीन टिक में दिखाई दे सकते हैं। अदानी पोर्ट है, एशियन पेंट है, साथ ही आपके टेक महिंद्रा है। तो इन कंपनीज की तरफ देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है और मार्जिन भी इनके काफी हद तक पॉजिटिव देखने को मिले हैं। दूसरी साइड है कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखें तो उसमें भी काफी बड़ा जंप देखने को मिला। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक एवरेज ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री को लगभग आउट परफॉर्म कर रहा है और इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है और इन स्टॉक्स का अगर अर्निंग इस बेस रेट पे आता है तो मार्केट अपने आप संभलता हुआ नजर आएगा और निफ्टी में भी वो मूव पॉजिटिव मूव में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। सेक्टर के हिसाब से देखें तो एक तो अगले हफ्ते क्या इसी तरीके की वो लाली दिखेगी जब हम अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे? क्या कुछ सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है जहां पे पैसा बन सकता है और जहां पे ग्रीन का निशान हमें अगले हफ्ते के इसी शो में मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है उत्कर्ष। खास तौर से 2 सेक्टर पे तो बिल्कुल फोकस रखिए। पहला है आईटी सेक्टर, जो कि अगले हफ्ते भले मार्केट लाल हो लेकिन आपको इसमें ग्रीन सिग्नल दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट में और ये में काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है और लोअर लेवल बाइंग के मोमेंटम यहाँ पर बन रहे हैं। चाहे आप एचसीएल देख लीजिए, टेक महिंद्रा देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, ये बास्केट थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई नजर आ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडेक्स में एनर्जी का इंडेक्स, खासतौर से पेट्रोलियम स्टॉक्स है या फिर ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स है, इनमें एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। अब आपको जिनसे दूर रहना उनकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। बैंक सेक्टर से आपको यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी बैंकिंग में यहाँ पर जो करेक्शन चालू हुआ है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। तीसरा, रियल एस्टेट के सेक्टर से भी अगले हफ्ते थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। और चौथा अगर बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर है, जिससे कि आप दूरी बना के सकते हैं। यानी कि 3 सेक्टर आपके पॉजिटिव हैं, पावर, एनर्जी यहाँ पर आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, आईटी सेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रियल्टी, टेलीकॉम और ओवरऑल सेंटीमेंट अगर यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सोमवार के नतीजे की। सोमवार को यूपीएल के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे? उसके साथ जुड़ चुके हैं शरद दुबे। शरद, बताएं कैसे रहेंगे नतीजे? यूपीएल फोकस में रहने वाला और यहाँ पे जो है अच्छे नतीजे आने के एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू में लगभग 12% का उछाल का अनुमान है, एबिडा में 17% का और पैट में जो है बॉटम लाइन नंबर्स लगभग 33% का जो है एक्सपेक्ट ग्रोथ देख सकते हैं आपके चौथे तिमाही के लिए। और मार्जिन्स में भी लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है उछाल का अनुमान है। ओवरऑल देखा जाए तो जो ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहने वाली है और इसके 2 कारण है। एक है कि अच्छी प्राइसिंग मिल रही है और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। प्राइस हाइक्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण जो है जो मार्जिन्स की जो महंगाई की इम्पैक्ट है उसको नलीफाई किया जा रहा है। और आगे जाते हुए जो प्राइस और वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में हमने बात की, वो मोस्ट जोग्राफीज़, आपके जो इंपॉर्टेंट जोग्राफीज़, लैटम ले लीजिए, नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। हालांकि यूरोप की मार्केट में जो है आपको जो है थोड़ी प्रेशर दिख सकती है, क्योंकि हाई बेस पिछले साल इस सेगमेंट में देखा गया था। ओवरऑल रिडक्शन जो डेट की होने वाली है कर्ज की, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगी री रेटिंग के लिए। और आगे जाते हुए क्या मार्केट शेयर गेन होती है आपके अलग अलग जोग्राफीज़ में, उसको लेके भी जो है फोकस रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है कि कंपनी के जो अंकलेश्वर यूनिट में जो फायर लगा है उस पर कंपनी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फर्स्ट क्वार्टर FY23 में। रवि सर, आपकी क्या राय है यूपीएल पे? कैसे देखते हैं आप? आंकड़ों को कैसे देखें? पहली बात तो रिजल्ट्स को कैसे देखें और उसमें क्या कुछ पैसे बनाने के मौके मिल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट तो जोर रहे, लेकिन यूपीएल में एक खास आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे अभी इंपॉर्टेंट चर्चा हुई जिसमें अर्निंग ग्रोथ की बात की गई या फिर मार्जिन की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, और खास तौर से जो जिस तरीके से उनका पूरा का पूरा एक
वर्किंग स्ट्रक्चर है उसमें काफी हद तक एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पर एबिटा ग्रोथ या पैट की ग्रोथ तो मिलेगी मिलेगी। अब बात आती है इम्पैक्ट की, मार्केट का इम्पैक्ट जरूर है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए जो वैल्यू बाइंग यहाँ पर मिलेगी, अगर आप टेक्निकल देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 760 और 770 के बीच का एक वैल्यू बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। अपसाइड लॉन्ग टर्म के हिसाब से 880 रुपए इंट्राडे मोमेंटम में अगर आप देखते हैं तो लगभग यहां से 800-810 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और ईटी स्वदेश में तो आपको आप सही टाइम पे इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, बाइंग मोमेंटम बनेगा और आपको पॉजिटिव मिलेगा। जी बिल्कुल, हम तो हमारा तो पूरा चैनल ही स्वदेश के लिए, और हमारा तो मोटो ही है कि बदलें बढ़ें देश के साथ, और हम देश की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अगले हफ्ते बाजार की नज़र कहाँ रहेगी। पूरी डिटेल्स के साथ विनी मौजूद है। विनी बताएं। तो अगले हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट क्यूज़ और इवेंट्स है डोमेस्टिक फ्रंट और इंडिया में, जो मेन इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डेटा पॉइंट है वो है सीपीआई और आईआईपी डेटा मई 12 को, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा मई 13 को। उसके अलावा ग्लोबल फ्रंट में यूएस में है सीपीआई डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो आएंगे नेक्स्ट वीक में, और यूके में भी उनके जीडीपी डेटा पॉइंट्स है जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, व्लादिमीर पुतिन में भी बात करेंगे 9 मई को, जो रशिया का विक्ट्री डे है, वहाँ पे में भी उनकी कोई स्पीच हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मई 11 को है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट ईआईए का, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मई 13 टू मई 15 को है G7 और नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग जो स्टार्ट होने वाली है जर्मनी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वॉच आउट करने के लिए अगले हफ्ते में। रवि सर, ये जितने भी ग्लोबल इवेंट्स हैं इनको हम कैसे देखें और इनके हिसाब से कैसे अपनी ट्रेड को पोजीशन करें? देखिए, जो रिजर्व बैंक की, सेंट्रल बैंक की बात थी, वो एक्शन तो ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या वहाँ पे भी आप और एक्शन देख सकते हैं? क्या वहाँ के भी कुछ ट्रिगर्स को देखने चाहिए? अगर नैस्डैक की हालत देखें, क्या उसका असर अभी और पड़ना बचा है हिंदुस्तानी मार्केट्स पे? देखिए उत्कर्ष जी, यहाँ पे दो सेगमेंट है। एक तो आप जो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जैसे यूके का जीडीपी डेटा है, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है, या फिर जो फेड की स्पीच है उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगा, और काफी हद तक मार्केट में थोड़ा सा इंटरनेशनली बेयरिश साउंड यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने वहां पर भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकता है। बॉन्ड के ऑक्शन की रेटिंग वहां पर चेंज हो सकती है, तो इसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर दिग्गज कंपनियों के अर्निंग्स के डेटा है। साथ में अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनेशनल के कंपैरिजन में इस समय जो रेशियो है वो भारत के मार्केट ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंपैक्ट जरूर रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप यहां पर देखेंगे और ये रणनीति आपको आपके पोर्टफोलियो में बढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है कि बाजारों में जरूर थोड़ा सा इंपैक्ट मोमेंटम रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव अगर लेके चलेंगे तो आप अच्छे प्रॉफिट्स यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जोमेटो की। जोमेटो के शेयरों में ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली है। शेयर करीब 65% टूटकर इशू प्राइस के भी नीचे फिसल चुका है। हमारे साथ इस पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं शरद दुबे। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, लाल रंग टमाटर का है, लाल रंग जोमेटो का भी है। रिटर्न्स को देख के अब देखें तो ओवरऑल 1 वीक ले लीजिए, 1 मंथ ले लीजिए, सारे जगह जो है आप जो है डाउनटिक देख रहे हैं। आपकी गिरावट देख रहे हैं, भारी गिरावट, एक हफ्ते में लगभग 20% का गिरावट है, 6 महीने में 55% का गिरावट है। अब इनकी गिरावट जो है जारी है। अब देखा जाए तो शेयर जो अपने उच्चतम जो लेवल है 169 रुपीज़ है, वहाँ से ऑलरेडी 55% नीचे जो है ऑलमोस्ट गिर चुकी है। इशू प्राइस जो है ऑलमोस्ट 76 है, उसके भी भाव नीचे है। कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी देखा जाए तो 115 रुपीज़ प्रति शेयर पे देखी गई, और 50,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है ऑलरेडी साफ़ हो चुका है। देखा जाए नीचे गिर चुका है, और सभी प्लेटफॉर्म और आपके जो टेक के जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे बिकवाली देखने मिली है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बोफा से क्या कह रहा है, तो यहाँ पे फॉरेन जो एजेंसी है वो कह रही है कि रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई है, उस पर न्यूट्रल की राय दी गई है। लेकिन जोमेटो के जो आगे जाते हुए ग्रोथ ट्रिगर्स है
उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर उनकी चिंताएं क्या है वो भी बताऊंगा। पहले है कि सबसे पहले भारी गिरावट हुई है, उसके बावजूद जो है ग्लोबल प्लेयर्स के जो कंपनीज़ की वैल्यूएशन है वो अभी भी जो है अट्रैक्टिव है। याद रखिए दिसंबर तिमाही में जो घाटा है 430 करोड़ का था, अब वो घट के 70 करोड़ का घाटा हो गया। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल अभी नहीं हुई है और कंपनी लगातार कारोबार में विस्तार कर रही है और आगे बढ़ रही है। और भारत में जो है ऑनलाइन ऑर्डर की जो है वो ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म स्टोरी देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स क्विक कॉमर्स भी है और जो चिंताएं आती है वहाँ स्टार्ट होती है। तो अब जोमेटो की चिंताओं के बारे में बताऊंगा। मैनेजमेंट में लगातार बदलाव देखने मिल रहा है, सीनियर मैनेजमेंट में मूवमेंट्स हो रही है, इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशंस हो रहा है, कंपनी में भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बहुत सारे जो आपके जो यूनिट्स है वहाँ पे बिकवाली देखने मिल रही है कंपनी की। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की मामला है वो अभी भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर है। अब याद रखिए जो आगे जाते हुए जो आपके क्विक कॉमर्स है वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है, तो उसके कारण एक दबाव जो है फाइनेंशियल्स में देखने मिल रहा है। और ऊंचे वैल्यूएशन के जो कंपनीज़ हैं उसके कारण तो ऑफकोर्स आपको टेक कंपनीज में प्रॉब्लम देखने मिला। और ब्याज दरों का भी जो है बढ़ना कंपनी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट और स्पेशली न्यू एज टेक कंपनीज में इम्पैक्ट जो है देखने मिल रहा है। चलिए सर, बात कर लेते हैं एक बार। क्विक कमेंट लूंगा आपका जोमेटो पे और बाकी टेक शेयरों पे, कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए जब शुरुआत हुआ था यूफोरिया था, अब तो पिटाई है सब में। देखिए जब इस तरीके के हालात हो, इतनी कंट्रोवर्सी और लॉसेस की बात की जा रही, तो एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी कंट्रोवर्सी वाले शेयर में निवेश नहीं करना जिसके अभी नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हो। तो फिलहाल अभी कहूंगा कि डिस्टेंस बनाकर रखें। और लेवल्स की बात करें तो टेक्निकली तो आपने देखा ही है कि 170 की चीज 60 रुपए रह गई है, और अभी ऐसा लगता है हालात को देखते हुए कि 50 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो एग्जिट करना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप 50 रुपए के पास आने दीजिए। वापस ईटी स्वदेश देखिएगा, आपको वापस कमेंट यहाँ पर मिलेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि बाजार के जो दिग्गज निवेशक हैं जैसे राकेश झुंझुनवाला, डॉली खन्ना और आशीष कचोलिया, ये किन सेक्टर्स में निवेश करते हैं और उन्होंने किस सेक्टर में निवेश बढ़ाया है घटाया है, पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं शरद दुबे एक बार फिर। शरद, ले चलिए हमें उन सेक्टर्स और उन ट्रेड्स की तरफ जो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनने किए हैं। दिग्गज इन्वेस्टर्स लोग फोकस में रहेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंट बाइज और सेल्स हुई है आपके जनवरी और मार्च के क्वार्टर में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जुबलिएंट फार्मोवा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब यहाँ पे कहाँ पे स्टेक घटा है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है TV18 ब्रॉडकास्ट, वॉकहार्ड और हल्की सी एपटेक में जो है उनकी पोजिशंस ट्रिम हुई है। अब फोकस होता है डॉली खन्ना पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से कंपनीज पे स्टेक बढ़ाए हैं। तो सबसे पहले पॉन्डी ऑक्साइड, संदूर मैंगनीज और गोवा कार्बन जैसे कंपनीज हैं, यहाँ पे स्टेक जो है बढ़ाई है। और याद रखिए ये नई होल्डिंग है इनकी। इसके अलावा जो कंपनीज में स्टेक घटाए है वहाँ पे आपके टैलब्रोस है, फिर KCP है और फिर NCL इंडस्ट्रीज नाम की ये 3 कंपनीज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो यहाँ पे सेलिंग देखने मिली है। आपके इंडस्ट्री के दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया अब फोकस में। अब यहाँ पे भी उनकी तीनों कंपनी की नई होल्डिंग्स आई है, CSG डेवलपर्स, क्रिएटिव न्यूटेक और फिनोटेक्स केमिकल्स। लेकिन कोई कंपनीज है जहाँ पे स्टेक भी घटी है, तो वहाँ पे आपके है विष्णु केमिकल्स, सोमानी होम इनोवेशन और आखिर में मोल्टेक पैकेजिंग। और आखिर में बात करूंगा एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नए होल्डिंग्स आए हैं। P एनालिटिक्स ले लीजिए, आप शंकरा बिल्डिंग ले लीजिए, थे जो इंजीनियरिंग ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में जो है हिस्सेदारी बढ़ी है। और आप देख सकते हैं लेकिन कुछ 2 स्टॉक ज़रूर है जहाँ पे उनकी हिस्सेदारी घटी है, वो है आपकी रेप्रो इंडिया और जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स। चलिए रवि सर, अंत में आपसे आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, यानी कि कौन से वो शेयर्स हैं जो आप रेकमेंड कर रहे हैं जो कि अगले हफ्ते की तैयारी कराएंगे हमारे दर्शकों को? हफ्ते रिजल्ट है और रिजल्ट है टेक महिंद्रा का। मुझे लगता है कि ये काफी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं करंट लेवल से, तो एक बार ओवरऑल अपसाइड में देखिए तो कम से कम 12 से 15% तक का लॉन्ग टर्म पर रिटर्न मिल सकता है। और शॉर्टर पीरियड में भी देखते हैं तो आपको 3 से 5% तक की रैली दिखा सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर ONGC, जो कि मैंने एनर्जी बोला कि अभी पॉजिटिव रहने के यहाँ पे चांसेस है, और इसमें चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, फंडामेंटल भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही। तो इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बॉटम आउट आपने 155 रुपए से देखा है, अप साइड में 180 रुपए तक के टारगेट हिट हो सकते हैं। तो आप इसको भी बाय करके चल सकते हैं फॉर द 180 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कल की तैयारी कराने के लिए।
अब मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाजार में जितनी कम उम्मीद रखेंगे उतना बेहतर होगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जितना फिक्स्ड इनकम रिटर्न है, जैसे मान लो 6% आपका ट्रेजरी है तो आप 12 समझे, यदि 5 है तो 10 समझे, तो अभी 7 है। हाँ तो 7 है तो आप समझिए 13-14% का एक्सपेक्टेड, मतलब यदि आपको 7 लगता है कि एलिवेटेड रहेगा सो 13-14% इज नॉट अ बैड एक्सपेक्टेशन, बट एनीथिंग अराउंड डबल डिजिट, लो डबल डिजिट 12, 13, 14, यू हैव टू बी लकी ऑल्सो। मतलब इंडिया का क्या मतलब बोलते हैं भाई दिस इज अ टाइम फॉर इंडिया। यदि टाइम फॉर इंडिया होना है, यदि बाई चांस यू बिलीव इन दैट, 10-20% बिलीव करते हैं, उतना तो कदम डालो आप इक्विटी में। और दूसरा तरीका क्या है खेलने का, यदि आप बोलते हो कि जैसे बेस्ट टीम है बोलते हो तो बेट लगाओ कि बेस्ट टीम में जीतेगा करके। ऐसे इंडिया इज लुकिंग लाइक द बेस्ट कंट्री टू मेक इट। अच्छा, हर बार क्या होता है, हर 20-30 साल में एक बड़े इकोनॉमी का राइज होता है। एक चौपट होती है, एक ऊपर होती है। नहीं, चौपट तो जनरली मतलब जो बड़े हो गए, जैसे जापान उठा 80s में, चाइना उठा अभी 2000 के बाद, तो ऐसा कोई ना कोई बड़ा चीज़ वर्ल्ड को उठाना ही पड़ेगा। और मेरे को लगता है इंडिया का एक अच्छा चांस है, होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। वी हैव राइट काइंड ऑफ फॉरेक्स, वी हैव द स्टेबल पॉलिटिक्स, वी हैव द इनफ फूड, वी हैव ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड वी हैव स्टेबल पॉलिटिक्स। तो मतलब सब चीज़ सही है, समय आ चुका है। कैसे समय आ गया, चुका है, टाइम हैज कम फॉर इंडिया। सारे नक्षत्र सही जगह पर भी बैठे हुए हैं। तो यदि ऐसा हो गया तो इक्विटी के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं खेलने का। नहीं हुआ, पीछे जैसे रहा डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, तो भी 10-12 का बना है। तो जीत दोनों तरफ आपकी। हाँ, मतलब जीत भी मेरा, पट भी मेरा। मतलब मेरा लोअर बाउंड विल बी 10%, अपर बाउंड कैन बी 15%, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने। चलिए, कल की तैयारी में, अगले हफ्ते की तैयारी में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ET Now।